नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गौतम आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए अच्छे रिजल्ट की कामना के साथ एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एमपीपीएससी स्टेट वनडे एग्जामिनेशन से अभी तक आए हुए सारे क्वेश्चनों का समावेश है। अगर इन क्वेश्चनों को हम एक बार इस सीरीज को पूरा, जो 1000 क्वेश्चनों की हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर उस सीरीज को हम पूरा एक कंप्लीट करके किसी भी एग्जामिनेशन को देने के लिए जाते हैं तो एक भी आपका भारतीय संविधान से एक भी प्रश्न जो है वो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों से एक अच्छे भविष्य की उम्मीद करते हुए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? ठीक है, ये प्रश्न है, ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका आंसर है बी 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है वो भारतीय विधान परिषद पर बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। दोस्तों, आपको पता है कि इससे पहले, मतलब 1892 से पहले भारतीयों को विधान परिषद में ना तो बजट पर बात करने की इजाजत थी, ना ही अपने विचार रखने की, अपने विचार रख सकते थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन 1892 के अधिनियम के तहत इन्हें बजट पर बहस करने की, मतलब अपने विचारों के साथ साथ अगर बजट पर कोई भी मद पर ज्यादा खर्च नहीं किया गया है तो उस पर भी बहस करने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता था वो गवर्नर जनरल का ही होता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा और ऑप्शन डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, प्रस्तावना, देखिए यहां पर प्रस्तावना शब्द लिखा हुआ है, ए बाई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहां पर प्रस्तावना या फिर उद्देश्य प्रस्ताव होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, इसलिए इसका आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो आप सभी को पता है कि वनडे का पिटा हुआ क्वेश्चन है, 1000+ बार एक प्रश्न पूछा जा चुका है वनडे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसका आंसर है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? आंसर है ए कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित है या किस योजना के आधार पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है आपका मार्ले मिंटो सुधार 1919, ऑप्शन बी है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सभी को पता है कि 1935 के भारत शासित अधिनियम के तहत 1935 के भारत शासित अधिनियम के तहत 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है और इन 3 सूचियों में आपकी पहली थी संघ सूची, ठीक है, दूसरी थी प्रांतीय सूची और तीसरी थी आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन इन्हीं 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। वर्तमान समय में संविधान के भाग 11+12 में शक्तियों का विभाजन, मतलब केंद्र राज्य संबंधों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 1935। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। यहां पर शब्द देखिए, पूर्ण रूप से बनने की बात की गई, पूर्ण रूप से लागू होने की बात नहीं की गई, इसलिए इसका आंसर होगा बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला प्रश्न पर अंडरलाइन कीजिए, संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है? अर्थात जो संविधान बनाने में सलाह दे, प्रारूप समिति को सलाह दे, संविधान सभा के सदस्यों को सलाह दे, उन्हें संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। और इसका आंसर है बी एन राव। बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? देखिए प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में तो 7 जो कुल सदस्य 7 थे, जिसमें
6+1 का कॉन्सेप्ट था। कितने का था? 6+1 का कॉन्सेप्ट था। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रारूप संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ठीक है, तो आपके अध्यक्ष थे जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो 6 अन्य सदस्य थे, इसलिए इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी, 6 सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1940 में हुए चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो आपको सभी को पता है कि पंजाब में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से मिला हुआ था। बंगाल ही एक ऐसा प्रांत था जहां पर मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी, तो इसका आंसर होगा ए, बंगाल। अगला है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? तो आपको सभी को पता है कि 1950 में भारतीय संसद के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका बी, 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन था प्रारूप समिति में अन्य सदस्यों की संख्या कितनी है, अब है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता है कि संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को कहा जाता है, और यही वो व्यक्तित्व है जिन्हें आधुनिक युग के मनु के नाम से जाना जाता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था, तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, किसने कहा था? तो आपको पता है जो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, जो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किए जाते हैं, जिन्होंने सत्याग्रह जैसे संघर्ष को अपने जीवन का आधार बनाया। अब आंसर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसका आंसर है डी, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति से 5 से 7 प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न देख लीजिए आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा डी, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? ध्यान रखना, संविधान सभा की, देखिए संविधान सभा में 13 समितियों का गठन किया गया था। 13 समितियों को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे, और इन अलग अलग कार्यों में प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 14 का आंसर होगा बेटा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रांतीय समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। आंसर है आपका राजकीय चिन्ह। ठीक है, राजकीय चिन्ह को स्वीकार किया गया था, आंसर है आपका डी, 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के सभा को कितना समय लगा था? मतलब भारत के संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? प्रश्न ये कह रहा है। ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, और ऑप्शन डी है आपका 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसका आंसर सभी को पता है क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर भारतीय संविधान लगभग 1 करोड़ की लागत से बनकर आपका भारतीय संविधान क्या हुआ था? तैयार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? प्रश्न समझ लीजिए, सदस्य था पांडुलेखन, मतलब संविधान को जो लिखने का कार्य किया गया था। ठीक है, उस समिति में कौन कौन व्यक्ति सदस्य थे और कौन कौन व्यक्ति सदस्य नहीं थे? ठीक है, ऑप्शन ए मोहम्मद शाहदुल्ला, के मुंशी, ए.के. अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर बेटा होगा डी, जवाहरलाल नेहरू जो है वो संविधान सभा की पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? एक प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो इसका आंसर होगा बेटा ए, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान को अपनाया जाने वाली एक संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, लेकिन हमारी संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान को प्रथम बार क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1949, 1951, 1948 या 1950? सबको पता है कि जब हमारा संविधान पूरी तरीका से लागू हो गया था, उसी वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। तो आप लोग बताइए कि जन गण मन की रचना किसके द्वारा की गई थी? कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, ये प्रश्न जो है वो संशोधित प्रश्न है, क्योंकि यूपीएससी ने इसका आंसर बहुत समय पहले की मतलब 2013 से पहले अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो है वो जेबी कृपलानी को माना जाता था, लेकिन 2013 में सिलेबस चेंज होने के बाद विषय में थोड़ा सा संशोधन हुआ, रिसर्च आगे बढ़ी और ये देखा गया कि जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में क्या किए गए हैं? स्वीकार किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? आपको पता है। ऑप्शन ए कांग्रेस, बी लेबर पार्टी, सी कंजर्वेटिव पार्टी और डी है लिबरल पार्टी। तो इसका आंसर है आपकी लेबर पार्टी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। 1945 में जब चुनाव हुआ तो बहुत बुरी तरीका से कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो गई और लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लीमेंट एटली जो है भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ही घोषणा की थी कि 1948 से पहले हम भारत को क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। इसे ही क्लीमेंट एटली की घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा बी, लेबर पार्टी की सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आपको पता है कि भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1773 के रेगुलेटर एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा बेटा ए, 1773 का रेगुलेटर एक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। प्रश्न है केंद्र में, क्योंकि यदि प्रश्न होता प्रांतों में द्वैध शासन तो आंसर चेंज हो जाता। प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1947। तो आपको पता है कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को पूरी तरीका से स्वतंत्र कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली क्या कर दी गई थी? लागू कर दी गई थी। तो इसका आंसर होगा बेटा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? कि भारत में एक संविधान सभा होगी जो भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएगी। प्रश्न ये कह रहा है। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी संविधान अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा और ऑप्शन डी कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो इसमें लिखा हुआ है सर्वप्रथम, ठीक है। तो सर्वप्रथम संविधान सभा का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था, जबकि संविधान सभा का धरातलीय स्वरूप जो आया था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर आया था। इसलिए इसका आंसर होगा आपका सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा पहली बार सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? देखिए बर्मा वो आधुनिक म्यांमार जिसे कहा जाता है, जिसकी म्यांमार जो है वो एक समय ऐसा था कि भारत का ही अंग था, ठीक है। लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत को बर्मा से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो बेटा जी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 1935 के भारत शासित अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935 के भारत शासित अधिनियम से क्या है? प्रेरित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा जी बी, 1935 का भारत शासित अधिनियम, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, 1935 का भारत शासित अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में
भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो ये देखिए, एल्बर्ट बिल विवाद एक आया था 1883 में। उसमें हुआ क्या था? उसमें यह हुआ था कि एक भारतीय न्यायाधीश जो है वो यूरोपीय व्यक्ति का मुकदमा सुन रहा था, तो इस बात से यूरोपियों द्वारा इनकार किया गया था कि कोई भारतीय व्यक्ति हमारा केस कैसे सुन सकता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। जहां तक अदालतों में दांडिक अधिकारिता का संबंध है, यहां पर दांडिक लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, दांडिक अधिकारिता का संबंध था भारत तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। दूसरा है देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अनुशासन लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों के विरोधी समझा जाता था। सी है प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देशी भारतीयों को उनके बैठने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। डी है शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। 28 का आंसर है, हमने आपको पहले ही बता दिया है, आंसर है ए, क्योंकि कोई भी भारतीय, ठीक है, कोई भी भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों का मुकदमा नहीं सुन सकता था, इसलिए इसे बराबरी पर लाने के लिए भारत व यूरोपीय न्यायाधीश दोनों ही समान है, सबको जस्टिस करने का अधिकार है, इसलिए एल्बर्ट बिल विवाद 1883 में लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? तो ध्यान रखना, पश्चिमी बंगाल ऑप्शन ए, मुंबई प्रेसिडेंसी ऑप्शन बी, तत्कालीन मध्य भारत सी, और डी है पंजाब से। तो इसका आंसर होगा बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से, क्योंकि इससे पहले वो आपका किससे, पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का जो एरिया, जो आधुनिक बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो पाकिस्तान में चला गया, इसलिए उपचुनाव करवाए गए थे और मुंबई प्रेसिडेंसी से बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप पेश करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। तो आंसर होगा इसका बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? देखिए राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत घुमाने वाला प्रश्न है कि किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो संविधान की उद्देशिका में यदि आपने पढ़ा होगा कि आज 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ए, संविधान सभा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन सा जो अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुई थी, कौन सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी बिल्कुल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल थे, बाबू जगजीवन राम बिल्कुल थे। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? सबको पता है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, इसलिए आंसर होगा इसका ए, एक ही बार संशोधन किया गया है। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? हम भारत को एक संविधान देंगे, संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि कब पारित किया गया था। आंसर होगा इसका बी, 22 जनवरी 1947 को भारत का, इसका आंसर होगा बी, 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि हम भारत को एक संविधान देंगे। तो इसका आंसर होगा आपका बी, 22 जनवरी 1947। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी, बताइए किस व्यक्तित्व ने कही थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी मौलाना आजाद के द्वारा, और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा यह बात कही गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसके पास निहित थी? देखिए वर्तमान समय में अवशेष शक्तियां जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास निहित हैं।
ठीक है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के तहत अवशेष शक्तियां किसके पास निहित थी? तो आंसर है गवर्नर जनरल के पास। आंसर है इसका सी, गवर्नर जनरल के पास अवशेष शक्तियां क्या थी? निहित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो आपको संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, जेएल नेहरू। जेएल नेहरू जो है वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? आपको सभी को पता है, अभी हाल फिलहाल में हमने आपको बताया है कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, इसलिए बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। तो इसका आंसर होगा डी, बंगाल में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है ए, 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण व स्थायी अवयव नहीं है? मतलब ये प्रश्न समझ लीजिए, प्रश्न ये बोल रहा है कौन सा ऐसा अवयव, मतलब ऐसा कौन सा अंश जो है वो नहीं है जो भारतीय संविधान में स्थायी रूप से लागू किया गया था। तो 1935 के अधिनियम में कहीं से कहीं तक ये बात नहीं कही गई थी कि वो भारत के लिए एक लिखित संविधान देंगे, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ए, देश के लिए एक लिखित संविधान। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, ध्यान रखना, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था भारत का संविधान। कब? तो आपको पता है, पूर्ण रूप से लागू नहीं, पूर्ण रूप से तैयार होने की बात कही गई है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका बी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारत के संविधान का प्रारूप। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। दोस्तों आपको पता होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, भारत सरकार के द्वारा जब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया गया था, तो अंग्रेजों ने यह कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको युद्धोपरांत एक औपनिवेशिक शासन देंगे और आपके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, तो तब भी भारतीयों ने बात नहीं मानी। उसके बाद 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, कंजरवेटिव पार्टी की हार हो गई और हार होने के बाद लेबर पार्टी की सरकार हुई और लेबर पार्टी ने एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन 1946, और उसी के आधार पर यह कहा गया था कि विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा सी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? ठीक है, चार्टर, देखिए ये प्रश्न जो है वो भारत के संवैधानिक विकास से है और भारत के संवैधानिक विकास से किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जामिनेशन में 2 या 1 प्रश्न पूछा ही जाता है और ये पिटा हुआ प्रश्न है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो 1861। तो कुछ प्रश्न समझ लीजिए, कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, तो इसका आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। पहली बार स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा के 2 अध्यक्ष आपने देखा होगा, एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, और एक स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ऑप्शन है आपका बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया था? चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे?
ठीक है। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन बना था जिसमें एक सभापति थे। कौन थे सभापति? तो आपको पता है माउंटबेटन को सभापति बनाया गया था। अब प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचार्य और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको पता है कि उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में उप सभापति के रूप में चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? ठीक है, मतलब एक अखिल भारतीय, भले ही ये अस्तित्व में नहीं आ पाया था, इसका धरातल पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखा था, लेकिन किस अधिनियम में ये बात कही गई थी, ये प्रश्न कहा गया है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो आपको पता है कि भारत शासित अधिनियम 1935 में पहला ही पॉइंट ये कहा गया था कि केंद्र प्रांतीय विधानसभाओं को, केंद्रीय विधानसभाओं को, देशी रियासतों को मिलाकर एक महासंघ का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वास्तविक धरातल में यह महासंघ देखने को अभी तक नहीं मिला है। इसका आंसर है आपका ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मतलब संविधान सभा ने किस व्यक्ति को स्थायी अध्यक्ष चुना था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि आपको पता है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था और स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर द्वितीय बैठक में, संविधान सभा की द्वितीय बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, और उम्मीद है कि ये सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तथा आप लोग जितना अच्छा हमें रिस्पॉन्स देंगे, जितना प्यार हमारे YouTube चैनल को देंगे, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। ये मेरा तो प्रयास है, लेकिन इस प्रयास को सफलता आपके द्वारा दी जाएगी। इसलिए विनम्रतापूर्ण आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को देखिए। आप बिना आंसर लगाए देखिए, थोड़ा सा वीडियो को पुश कीजिए। 50 क्वेश्चन में यदि आप 40 तक जा रहे हो तो तैयारी बहुत अच्छी है। यदि आप नहीं जा रहे हो तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको दृढ़ संकल्पित हैं कि हम आपकी तैयारी उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जिस मुकाम तक आपको 100% क्वेश्चन इसी सीरीज के माध्यम से आपको पेपर में मिलेंगे। आज की सीरीज का, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की रचना हेतु, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी 1936, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग 1942 और ऑप्शन डी है सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो इसका आंसर है ए, स्वराज पार्टी 1934 के द्वारा पहली बार सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे शेयर। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।